हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस चीज़ से रिलेटेड कि आपका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब आप आगे किसकी प्रिपरेशन करोगे और कहाँ से कैसे कैसे शुरुआत करोगे। और 2-5 कमेंट मेरे पास ये भी थे कि दीदी प्लीज़ हमको गाइड करो कि हमको सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर फर्स्ट ग्रेड की, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, मैं पहले मेरा बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ। वो आपकी इच्छा है कि आप माने या ना माने, स्वतंत्र हैं आप अपने डिसीजन के लिए। तो मेरा मैं बताती हूँ, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैंने एमएससी की हुई है बॉटनी से। जब मेरे को मेरी जब बीएड कंप्लीट हुई थी ना, तो मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं एमएससी करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था एमएससी बहुत टफ होती है और फिर इंग्लिश में होती है। मेन बात है इंग्लिश मीडियम में होती है। बट उस टाइम मेरे फादर ने और मेरी मम्मी ने, भैया ने, सब ने मुझे थोड़ा फोर्स करके और मेरे से एमएससी करवा ली। और मुझे आज ये लगता है कि बहुत अच्छा किया मैंने कि मैंने एमएससी कर ली, क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्रैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि सेकंड ग्रेड का एक ऐसा एग्ज़ाम है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए जिनमें केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है और बायोलॉजी भी आता है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो हम कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक कर सकते हैं, बट फिजिक्स मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी कि फ़िज़िक्स मुझसे होगी। और ऐसा भी नहीं है उसमें कि फ़िज़िक्स के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो इसलिए सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम तो मैं कभी प्रिपरेशन करूँगी नहीं, मैंने सोच रखा है ऐसा। और फर्स्ट ग्रेड में ये रहता है कि ठीक है, चाहे सिलेबस ज़्यादा है, लेंदी है, जो भी है, बट एक वो फर्स्ट पेपर जो जीके जीएस का सबका सेम रहता है वो आता है, और सेकंड पेपर पूरा बायोलॉजी का आता है, चाहे से आपने एमएससी जूलॉजी से कर रखी हो या बॉटनी से। तो मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करूँगी, मैंने सोच लिया है, ऐसा फाइनल डिसीजन है मेरा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करूँगी। अब जो लोग मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि हमको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की, तो देखो, अगर आपने अब जिस भी सब्जेक्ट से, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे एमए एमएससी कर रखा है, और आपका सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छा है, आपको अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं और अगर आप मैथमेटिक्स के हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करोगे तो आपका सेकंड ग्रेड में भी मतलब चांस बनता है कि हाँ, वो इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट जो पेपर है उसके बारे में ज़्यादा ढंग से बता पाऊँगी कि आपको जीके जीएस जो है फर्स्ट पेपर जो आता है वो तो देखो सबका, क्योंकि मतलब सेम ही सिलेबस रहता है उसमें सबका, तो उसके लिए हमको कोई अलग से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद कोचिंग करूँगी भी नहीं। सेकंड पेपर जो मेरा बायोलॉजी वाला है उसके लिए तो मैं कोर्स खरीदूँगी, अभी तो मैंने नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मैंने आप लोगों से भी सजेशन मांगे थे और मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि प्रयास का ले लो आप, सीकर में जो कोचिंग है, या फिर कलाम का ले लो। अब कलाम में भी पता है क्या है, 2-2 टीचर हैं, तो अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। उत्कर्ष का मुझे लेना नहीं है, मैंने मेरा माइंड सेट कर रखा है। अब देखते हैं, 2-4 दिन बाद मैं डिसाइड कर पाऊँगी कि मेरे को किसका कोर्स लेना है, क्योंकि अब मेरी ऑफलाइन कोचिंग करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ही लूँगी कोर्स। तो अब मैं आपको फर्स्ट पेपर का बता देती हूँ। देखो, ये यहाँ पे यूट्यूब पे आप एक चैनल सर्च करोगे ना, जीजीडी, आप सब जानते होंगे, गौरव सिंह हणेराव सर हैं जो पाली के हैं और एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और रीट के टाइम पे मैंने इनकी बहुत सारी क्लासें ली थी, और सेकंड ग्रेड का भी इन्होंने पूरा कोर्स डाल रखा है ऑनलाइन फ्री में। और जो फर्स्ट ग्रेड में भी जो फर्स्ट पेपर है ना, उसकी ये पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इन्होंने तो जब रीट का पेपर ख़त्म हुआ था ना, उसके 1 महीने बाद ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब आप ऐसे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो इनकी व्याख्याता नाम से एक बिल्कुल अलग ही ग्रुप बना हुआ है, प्लेलिस्ट में अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें बहुत सारी क्लासेस इनकी हो गई है। मतलब ये है कि जो फर्स्ट पेपर है ना, उसके 67 वीडियोस तो डाल ही दिए हैं, आपने यहाँ पे देख लो, मतलब पूरी जो हिस्ट्री। और इन्होंने बताया जीके के तो डाल रखे हैं जो डाल रखे हैं। अब जो स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर रहता है ना, उसमें ये रहता है कि सारे ही सब्जेक्ट आते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा फिजिक्स, थोड़ी बायो, थोड़ी मैथ। तो जीके के तो इनके यहाँ पे देखो 67 वीडियो है, और भी जो बचते जा रहे हैं उनको ये आराम से कर पा देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी सर ने स्टार्ट कर दिया था। अगर हम थोड़ा शिद्दत से, लगन से, मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे सर बहुत आगे निकल चुके हैं, पर फिर भी ये है कि अब हमको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास, मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एक अपने आप को लास्ट चांस देना चाहिए। अभी इन्होंने ये जो साइंस है, साइंस के भी ये जो टीचर है शायद ये गवर्नमेंट टीचर है, अभी मैंने इनकी क्लासेस ली तो नहीं है साइंस वाले सर की, बट फिर भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो बायोलॉजी वाले के लिए तो फिर भी ठीक हो जाता है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के वो देख सकते हैं। अभी जो नरेंद्र दान चारण सर है वो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी व्याकरण का कर रखा है, इंग्लिश की भी इन्होंने अलग से क्लासेस दे रखी है। तो फर्स्ट पेपर मतलब आपको सिलेबस किसी का भी परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ऑफलाइन कोचिंग करने की ज़रूरत है। अभी ये हिंदी है, तो हिंदी तो रीट के टाइम पे भी हम लोगों की बहुत अच्छी हो गई थी, पर फिर भी ये जो नरेंद्र दान चारण सर है, इनका भी नाम मैंने काफ़ी सुना हुआ है, तो हिंदी वो पढ़ा रहे हैं इनके चैनल में, और हिंदी कंप्लीट भी हो चुकी है कब की।
जो नए ज़िले वगैरह बने थे उनका भी इन्होंने कर रखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं जो ज़िले संभाग वगैरह है वो भी इन्होंने अच्छे से करवा रखे हैं डिटेल में। इनकी मुझे ख़ास बात ये लगती है कि शॉर्ट में करा देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने देते। ठीक है, तो ये हो गई सारी आगे क्या करना है प्रिपरेशन उस चीज़ से रिलेटेड बात। एक और बात मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलना चाहूँगी। जिस दिन मेरा जो मतलब लास्ट वीडियो था ना, उसमें मैंने एक सिस्टर है उनका कमेंट पढ़ के बताया था कि उन्होंने मेरे को मैसेज कमेंट करा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं। तो वो वाला जो कमेंट था ना, वो उसके बाद मैंने जब से वो कमेंट बोला ना, उसके बाद से मेरे पास हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड इतने कमेंट आए। एक भैया का मैसेज था कि मेरी वाइफ है, वो मुझसे नौकरी लग जाए सिर्फ इसलिए डिवोर्स लेना चाहती है। और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के भी आए थे कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे से ढंग से बिहेव नहीं करता है, ना मेरे को पढ़ने देता है, ना मेरे को कोई सपोर्ट करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको, मैं सिंगल हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं आपको ज़्यादा एडवाइस तो नहीं दे पाऊँगी। हो सकता है शायद आप मेरे से बड़े हों और आपको बहुत ज़्यादा समझ हो इन चीज़ों में, बट मैं जितना सा समझ सकती हूँ ना उतना मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो लोग भी अभी शादी करने वाले हैं, या फिर जिनकी शादी हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, या फिर जो भी है, मैं आप लोगों को बस एक बात कहना चाहूँगी कि हमेशा शादी करने से पहले ये सोच के शादी करनी चाहिए हमको कि जिस भी इंसान से हम शादी कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको जिस जगह पे आज आप खड़े हो ना, खींच के आपको वो बिल्कुल पीछे ले जाए। ऐसे इंसान से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इंसान होना चाहिए जो हम आज जिस जगह पे खड़े हैं ना, वो कम से कम हमको थोड़ी तो प्रगति कराए, हमारा हाथ पकड़ के हमको पॉजिटिविटी की तरफ, प्रगति की तरफ ले जाए, ना कि हमको घसीट घसीट के पीछे ले जाए कि आज जो स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति हो जाए, तो समझ लो कि आप बहुत बुरे रिश्ते में फंसने जा रहे हो। क्योंकि मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो मेरे को ये बोल रही थी कि दीदी मेरी शादी भी हो गई, और जब मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते थे ना, मैंने मेरे हस्बैंड को मेरे घर वालों के पैसों के थ्रू बहुत ज़्यादा आर्थिक भी सपोर्ट करा, उनको मैंने मेंटली भी सपोर्ट करा, हर प्रकार से मैंने उनका सपोर्ट करा। और जब आज वो जॉब लग गए हैं ना, तो वो ना मेरे से ढंग से बिहेवियर करते हैं, और मेरी मतलब कि मेरे ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करते पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और मतलब ये सब चीज़ें, तो एक बात बताऊँ, जिस इंसान के लिए अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, उसको सपोर्ट भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जिसके लिए, फिर भी वो इंसान अगर आपको बहुत पीछे खींच के ले जा रहा है ना, आपको प्रगति करने में या फिर आपको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि आपको डिस्टर्ब करता जा रहा है, आपकी प्रगति को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, आपकी प्रोग्रेस को, तो ऐसे इंसान के साथ रहने से कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि एक बात बताऊँ, सब बातें एक तरफ हो जाती है, लास्ट में अगर कुछ काम आता है ना, तो वो ये रहता है कि सेल्फ डिपेंडेंट, हम खुद के ऊपर निर्भर रहते हैं ना, आत्मनिर्भर, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट में। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं इसमें ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ ही महान हैं और लड़के बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट लड़कों के भी थे कि उनकी वाइफ उनको मतलब इस तरीके का बिहेवियर करती है, पढ़ाई में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। तो इसमें देखो, लड़कों की भी बहुत सारे केसेस में गलती रहती है, लड़कियों की भी बहुत सारे केसेस में गलती रहती है। बस मैं आप लोगों को इतना सा कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़, किसी को आप अगर हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जा सकते ना, तो पीछे भी धक्का मत दो। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उनको डीमोटिवेट मत करो, उनको बिल्कुल ख़त्म मत कर दो, उनकी प्रगति को आगे क्रॉस मत कर दो। बस इतना सा मैं कहना चाहूँगी, बाकी ज़्यादा तो अभी मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। एज के साथ साथ ये चीज़ें आती रहती है, वो बात अलग है। तो प्रिपरेशन को लेके यही है कि अब बस जो होना था वो हो गया, अब ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वक्त निकल गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है। कब वैकेंसी आ जाएगी, कब पेपर हो जाएगा, हमको पता भी नहीं पड़ेगा। हमको पता जब पड़ेगा जब वापस से रिजल्ट आएगा। तो ये लास्ट मौका अपने आप को देना है, मैं खुद भी अपने आप को एक लास्ट मौका दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमको भी नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। तो जब तक मौका है तब तक डट के मेहनत कर लो पूरी शिद्दत के साथ। थैंक यू सो मच।